हाय, नमस्ते। वेलकम टू स्टारलिंक एजू हब। तो यहाँ एंशियंट हिस्ट्री का हम टॉपिक कवर अप करने वाले बुद्धिज्म्स इन इंडिया। हमने ऑलरेडी जैनिज्म में बहुत सारे डेटा को पढ़ लिए हैं कि किस तरह आपने वैदिक एज के बाद के टाइमलाइन में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का उद्गम देखा है, जहां आपने देखा कि वैदिक एज के टाइमलाइन में स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे टाइमलाइन चल रहे थे, लेकिन जैसे लेटर वैदिक एज आने लगा तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ने लगी। ऑर्थोडॉक्स टाइप के जो रिचुअल्स है वो ज़्यादा ओवररूल करने लगी, जिसके वजह से आप देख सकते हो ये दो धर्म का जन्म होता है। उसमें से एक है बुद्धिज्म। ठीक है। बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए पहले हम कुछ फैक्चुअल डेटास को पढ़ लेते हैं, जैसे कि इनके फाउंडर थे गौतम बुद्धा। ठीक है। इनका ओरिजिनल नाम गौतम बुद्ध नहीं है, सिद्धार्थ था। ठीक है। बॉर्न 563 BC एट लुम्बिनी नगर इन कपिल वास्तु, जो कि जगह कहाँ आता है, बिहार नेपाल का बॉर्डर, बट लोकेशन यू कैन पुट लाइक नेपाल, क्योंकि मेजॉरिटी एरिया वही है। क्लैन इनका था शाक्य क्षत्रिय, क्योंकि राजा के बेटे थे। फादर थे इनके शुद्धोदना, जो कि रिपब्लिक किंग ऑफ कपिलवास्तु थे। मदर थी महामाया, जो कि प्रिंसेस थी कोशाला डिनास्टी की। और आपको ये ध्यान देना है कि जो इनकी मॉम थी, सिद्धार्थ के बर्थ के 7 डे पे ही इनकी डेथ हो गई, तो उनका पालन पोषण पूरा उनकी मासी ने किया है, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। इन्हीं की वजह से उनको नाम मिला है गौतम। इनकी वाइफ थी यशोधरा, शी वॉज प्रिंसेस ऑफ कुली डिनेस्टी, एंड इनका एक बेटा था राहुल। इनकी डेथ हुई है 483 BC कुशीनगर में। और बुद्धास के जो हॉर्स जो फेमस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है, वो है कंटका। एंड चैरोटेर जो रथ चला है उनका नाम है चना, कना यू कैन से। एंड कजिन है देवदत्ता। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ ये फैक्चुअल डेटा से भी लिंक होती है, तो वो हम पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। So here you can see, जब गौतम बुद्ध 29 के थे, ही रिनाउंस्ड होम, और वो इवेंट को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यू कैन सी हिज फर्स्ट टीचर वॉज अलारा कलामा, जो कि मेडिटेशन टीचर थे। एंड अदर और एक थे उद्रका रामपुत्र, जो मार्शल आर्ट एंड एवरीथिंग ये हैंडल करते थे। मेडिटेशन अलारा कलमा हैंडल करते थे। फाइन, आपको ये याद रखना है। एट द एज ऑफ 35 अंडर पीपल ट्री, याद रखना ये पीपल ट्री एट ओरुवेला, जो कि जगह कहाँ आता है, बोध गया बिहार। ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, ही अटेन निर्वाणा, यानी उन्हें कंप्लीट नॉलेज मिला था। ठीक है। और वो एज क्या था, 35। 49 डेज के बाद वो फुली एनलाइटेंड हो गए थे। एक्चुअली इन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था, सिर्फ ये जानने के लिए जिंदगी क्या होती है। जिंदगी वो होती है जो इन्होंने जिया है एक बहुत ही लग्जरियस वे में। ठीक है। या वो है जो इन्होंने अपने महल के बाहर देखा है, जहाँ पॉवर्टी देखा, एस्केटिक लाइफ देखा, डिजीज देखा, डेथ देखा, बुढ़ापा देखा, या वो सब चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा इंकलकेट कर रहा था। इन्हीं सवालों के जवाब उन्हें मिल नहीं रहे थे, तो ये जवाब पाने के लिए उन्होंने 49 डेज का फास्ट रखा था। लेकिन जब ये स्टार्टिंग में फास्ट रखने की कोशिश कर रहे थे तो इनको चक्कर आया और ये गिर गए थे। तो कहा जाता है कि एक सुजाता करके लड़की थी, जिन्होंने इनको राइस और मिल्क का मिक्सचर दिया, जिसकी वजह से उनको एनर्जी मिली। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जब लाइफ नहीं रहेगा तो हम कोई चीज़ों को सोच भी नहीं सकते हैं और एनलाइटन भी नहीं हो सकते हैं। तो खुद को तकलीफ देना गलत है, तो खुद को तकलीफ देने के बजाय क्या करो, वो खुद की बॉडी का भी ध्यान दो, माइंड को कंसंट्रेट करो, यूनिवर्सल कनेक्ट करो, और उसकी वजह से वो काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ पाए। ठीक है। काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड पावर के साथ वो थे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेडिटेशन ये सब सीख के रखा था, तो वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड थे। और 49 डेज के बाद वो फुल्ली एनलाइटेंड हो गए, और इसी की वजह से उन्हें क्या हुआ, ज्ञान। और ज्ञान को क्या बोलते हैं, बोध। तो बोध से इनको टर्म मिला बुद्धा और तथागत, दोनों का मीनिंग है फुल्ली एनलाइटेंड, याद रखिएगा।
सो बुद्धा फर्स्ट टाइम जब उन्होंने अपना सर्मन रखा था, उन्होंने डिलीवर किया था अपना स्पीच, तो वो था सरनाथ, और उस टाइम के इवेंट को कनेक्ट किया जाता है धर्म चक्र प्रवर्तना। उनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 80 कुशीनगर, और उस इवेंट को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कुछ ग्रेट इवेंट्स हुए हैं, उसको सिंबल से कनेक्ट कर लीजिएगा, लाइक जन्म, बर्थ के टाइम किस सिंबल से कनेक्ट किया जाता है, लोटस एंड बुल। महाभिनिष्क्रमा, रिनंशिएशन, जब वो घर छोड़े थे तब किससे कनेक्ट किया जाता है, हॉर्स। निर्वाणा, एनलाइटमेंट, तो उस इवेंट को किससे कनेक्ट किया जाता है, बर्धी ट्री। धर्म चक्र परिवर्तना, फर्स्ट सर्मन को किससे कनेक्ट किया जाता है, विल। महापरिनिर्वाणा, डेथ, उसको किससे कनेक्ट किया जाता है, स्तूपा या स्तूपा। तो आपको कैसे याद रखना है कि जन्म, लोटस एंड बुल, वे घर से गए तो हॉर्स लेकर गए, लाइक दैट। उनको एनलाइटमेंट ट्री के नीचे मिला था, ये तो आप नहीं भूलोगे। ठीक है, फर्स्ट सर्मन, तो धर्म चक्र नाम से पता चला, चक्र, चक्र, व्हील, कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको मैसिकॉल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको कभी भूलने के लिए नहीं होगा। और डेथ आपको ऐसे याद हो जाएंगे क्योंकि डेथ के बाद इनका जो अंश है, मतलब राख है, उसको स्तूप में डाला था। ठीक है, माउंट जैसा उसमें डाला था, जिसको बाद में बुद्धिज्म में एज अ सिंबल फॉर प्रेयर एंड ऑल देखा जाता है। पर स्टार्टिंग में यही सारे इवेंट थे। तो आपको याद रखना है कि ये स्तूप किससे कनेक्ट करोगे, उनके डेथ से, तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो इजी है, बहुत इजी है, आप पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ कुछ सिंबल्स है जिसके कुछ मीनिंग्स हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है करके ये मैंने यहाँ लाने की कोशिश की है। जैसे लोटस फ्लावर, सो पद्मा, इट वाज सिंबल ऑफ प्योरिटी, कैन बी ऑफ एनी कलर एक्सेप्ट ब्लू। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, बुद्धिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, धर्म चक्र, ये क्यों था, व्हील ऑफ लॉ, द 8 स्पोक्स रिप्रेजेंट नोबल 8 फोल्ड पाथ, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। स्तूपा, याद है, मैंने आपको डेथ से कनेक्ट करने के लिए कहा था। सिंबॉलिक ग्रेव, मॉन्यूमेंट वेयर रिलिक्स ऑफ अ होली मॉन्क आर केप्ट। ठीक है, सो इट ऑल्सो सिंबलाइजेस द यूनिवर्स। नेक्स्ट, त्रिरत्ना, नाम से पता चला, त्रिरत्ना। ठीक है, द 3 ज्वेल्स जिस पे बुद्धिज्म बेस्ड है वो है बुद्धा, धर्मा, संघा। संघ मीन्स असेंबली, बुद्ध मीन्स ज्ञान, धर्म आपको पता है। सो नेक्स्ट, छात्रा। So what is chhatra in Buddhism? A parasol, protection against all evil, high ranks. ठीक है, next, ध्वजा, it is banner, the victory of Buddha's teaching. ठीक है, ध्वजा आपको पता है हमारे इसमें फ्लैग कहते हैं, तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिएगा। डियर, डियर सिंबलाइज करता है द फर्स्ट sermon of Buddha which was held in Deer Park of Benares. ठीक है, next, नागा, vestige of pre-Buddhist fertility rituals and protector of Buddha and Dharma. तो कुछ सिंबल से आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। So let us talk about further things like the doctrine of karma is essential part of teaching. वैसे आप चाहे कोई भी धर्म के बारे में पढ़ लीजिए, हर एक धर्म एक टॉपिक पे जरूर कंक्लूड करता है अपने कंसेप्ट का, और वह है कर्मा। कर्म से बड़ा कुछ नहीं, आप जो कर्म करेंगे वही आपको रिटर्न मिलने वाला है। पॉजिटिव का पॉजिटिव मिलने वाला है, नेगेटिव का नेगेटिव मिलने वाला है। इसलिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा है, ये हर एक की टीचिंग का एक असेंशियल पार्ट बन चुका है। ठीक है, इट एम्फसाइज ऑन द मॉरल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल, मॉरल मीन्स इंडिविजुअल थॉट। ठीक है ना, जो हम अकेले सोचते हैं, जो सोसाइटी से मैच करे ना करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ आप देखिए, मॉरल लाइफ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें यही मॉरल लाइफ को अपने एथिक्स से कनेक्ट करना है, सोसाइटल एथिक्स से कनेक्ट करना है। तो इंडिविजुअल मॉरल लाइफ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है ये धर्म में। और इधर इस धर्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इट नाइदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, बट इट रिजेक्टेड वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स। कारण है वेदास या वैदिक रिचुअल्स को रिजेक्ट करने का, रीजन है उनके जो बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स स्टाइल हो चुके थे आगे जाके। ठीक है, जिसमें पैसे नहीं है तो भी रिचुअल्स करो, ये परंपरा वो परंपरा, कास्ट सिस्टम,
फिर उसमें कास्टिज्म, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि नेगेटिव काफ़ी थी आगे जाके, तो उसको उन्होंने रिजेक्ट किया जो नेगेटिव बातें थी, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन सी द फिलोसॉफी एडुकेटेड द ऑब्जर्वेंस ऑफ मिडिल पावर। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा बुद्धिज्म में एक वे भी दिया गया है कि आप कैसे खुद को एक तरीके से पूरी तरह क्या कर सकते हो, मोक्ष की तरफ ले जा सकते हो। सो डिड नॉट बिलीव इन परमानेंस ऑफ सोल, ठीक है, कि सोल रहता है, ये परमानेंस पे बिलीव नहीं करते थे। सो इट ऑल्सो एम्फोसाइज्ड ऑन अहिंसा, मतलब किसी को तकलीफ मत दो, ठीक है, तो इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अहिंसा पे तो हमारी बहुत हिस्ट्री है। सो इंडियन हिस्ट्री वर्ल्ड में एक ये टर्म के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है, और इसी की वजह से हम टॉलरेंस करके टर्म को भी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सपोर्ट, क्योंकि ये टॉलरेंस अहिंसा कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। सो 4 नोबल ट्रूथ्स के बारे में बात कर लेते हैं जो बुद्धिज्म में वेरी इंपॉर्टेंट है, कि सफरिंग, दुख इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, एवरी सफरिंग हैज अ कॉज। देखिए दुख सबको है, तो दुख का कुछ तो कारण होगा ही, तो वो कारण को ढूंढिए और दुख निरोध कीजिए। निरोध मीन्स खत्म, और ये खत्म तब कर पाओगे जब आप फॉलो करोगे अट्टंगा मागा, दैट इज 8 फोल्ड पार्ट। बहुत ही सिंपल था नहीं कहानी, कि सबको दुख होता है, दुख का कुछ ना कुछ कॉजेस होता है, ठीक है, और वो कॉजेस को बस आप ढूंढिए और ख़त्म कीजिए। और अगर आपको ख़त्म करना है तो आपको ये 8 फोल्ड पाथ को अचीव करना है। तो लेट्स टॉक अबाउट 8 फोल्ड पाथ। सो वेरी इंपॉर्टेंट 8 फोल्ड पाथ। सो द पाथ कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज जो आपको करना है रिलेटेड टू नॉलेज, कंडक्ट, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो आपको कंप्लीटली हर एक चीज रिनाउंस कर कर इस 8 फोल्ड पाथ पे फोकस करना है, और जिस दिन आपने ये 8 फोल्ड पाथ पे फोकस किया, आपके माइंड एंड हार्ट ऑटोमेटिकली एक मॉरल एंड एथिकल वैल्यू को इंकलकेट करना शुरू करेंगे, वर्क करना शुरू करेंगे, ठीक है, और आपको हर एक चीज में पॉजिटिविटी मिलेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट 8 फोल्ड पाथ। तो 8 फोल्ड पाथ पहला क्या है, राइट व्यू, सही बात है। राइट इंटेंशन होना चाहिए, सही बात है। आप खुद पढ़िए, आपको खुद लगेगा हाँ यार ये सब होना ही चाहिए। राइट स्पीच होना चाहिए, पर हमें जब गुस्सा आए तो हम तो मॉम डैड से भी झगड़ लेंगे, बाकी तो दुनिया है। बट आप देखिए, यू शुड हैव राइट स्पीच, यू शुड हैव राइट इंटेंशन, यू शुड हैव राइट व्यू, यू शुड हैव राइट एक्शन, यू शुड हैव राइट लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड का मतलब लग्जरियस लाइफ नहीं होती है, बैलेंस लाइफ होती है, ठीक है, ग्रीड में नहीं नीड में होना चाहिए। सो राइट माइंडफुलनेस, ठीक है, राइट एफर्ट होना चाहिए, राइट कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। अगर आप सच में ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, यू विल बी वेरी पॉजिटिव पर्सन, वेरी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये शुरुआत खुद से करनी होती है, घर से ऑटोमेटिकली उस सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। So let us talk about major Buddhist texts. Very important. The Buddha's teaching was oral. ठीक है, he taught for 45 years, adapting the teaching to suit the group he was addressing. So the Sangha memorized the teachings and there were group recitation at festivals and special occasion. होगा ही ना, तो ग्रुप में आगे रिसाइटेशन होना शुरू हो गया। पहले सिर्फ गौतम बुद्ध बोलते थे, आगे जाके तो कैरी फॉरवर्ड होगा। So the teaching were rehearsed and authenticated at the first council and were divided into 3 pitakas. पिटाकास का मतलब होता है कि वो पाम लीफ पे लिखते थे, उसको एक रस्सी में बांधकर एक बास्केट में रखते थे, तो ऐसे 3 बास्केट थे। So his teaching were written down around 25 BC, और याद रखना कौन सा लैंग्वेज यूज किया था, पाली। इसलिए तो बुद्धिज्म काफी स्प्रेड होने लगा, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज यूज किया गया था। लेकिन आगे जाके भी आप पढ़ेंगे बुद्धिज्म में भी ब्रेक आ गया, क्योंकि उसमें भी लैंग्वेजेस के डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो गए, प्रैक्टिसेस के डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो गए। सो लेट अस टॉक 3 पिटाकास। तो पहला है विनय पिटाका, दूसरा है सुत्त पिटाका एंड तीसरा है अभिधामम पिटाका, जो ये 3 पिटाका लेकर फर्स्ट काउंसिल हुई थी। तो यू कैन सी द विनय पिटाका कंसिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट,
कैसे कंडक्ट करना चाहिए, या डिसिप्लिन एप्लीकेबल टू द मोनास्टिक लाइफ ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स, साधु और साध्वी के लिए कैसे मोनास्टिक लाइफ होनी चाहिए, उसके रूल्स। ठीक है, सुत्त पिटाका कंसिस्ट ऑफ मेन टीचिंग और धम्मा बुद्धा, जिसको 5 छोटी छोटी कलेक्शंस में डिवाइड किया गया है। दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, कुड्डक निकाय। कुड्डक निकाय में जाताकास एंड धम्मपदा के बारे में मेंशन किया गया, जिसपे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये किसमें मेंशन है। दैट इज लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा। So, Abhidhamma Pitaka is a philosophical analysis and systematization of the teachings and the scholarly activity of monks. ठीक है, तो ये monks को लेकर बनाया गया अभिधम्म पिटाका। तो याद रखिएगा अदर इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है लाइक दिव्य वंदना, दीपवंशम, महावंशम, मिलिंदपन्हो। ये जो दीपवंशम, महावंशम ये सब आप देख रहे हैं, श्रीलंका के साइड के क्रॉनिकल्स है, क्योंकि बुद्धिज्म श्रीलंका में भी काफी स्प्रेड है। ठीक है, तो वैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में एक डिफरेंस आपको ये देखने को मिले, जैनिज्म इंडिया तक ही रह गया, पर बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया काफी स्प्रेड हुआ। देख लो चाइना, देख लो जापान, देख लो आप श्रीलंका देख सकते हो, इंडिया, तो बहुत सारी जगह आप देख सकते हो बुद्धिज्म हाई लेवल पे आज भी प्रैक्टिस की जाती है। So let us talk about 6 Buddhist councils. So in total 6 councils have been held in Buddhism since antiquity. So here are a few details about each council. ठीक है, so the first council जो हुआ 400 BC में, तो first council convened at Sattapani caves in Rajagriha. So it was held under patronage of King Ajatashatru, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है हर्यंका डिनेस्टी में। So the first Buddhist council was presided by monk Mahakashyapa, very important. Agenda क्या था? Very important was to reserve the teachings of Sutta to the Buddha and monastic disciple and guidelines of monks. तो विनय पिटाका, सुत्ता पिटाका जो भी हमने पढ़ा वो आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद अभिधम्म पिटाका को भी यहाँ रिसाइट किया गया है। So it was held just after death of Buddha. So Sutta and Vinayas were recited by monk Ananda and Upali, while you can see Abhidhamma Pitaka was also recited in this council. Fine. So next, second Buddhist council. Second Buddhist council was held at Vaishali. ठीक है, बिहार में जगह आता है ये। It was under patronage of Kalashoka. So the second Buddhist council presided by कौन से संत थे उस टाइम? सबकामी. So एजेंडा क्या था इसका? Was to settle the disagreement of different subdivision, जो आगे जाके subdivision हो रहे थे उनके बीच में जो भी disagreements हो रही थी उसको settle करना। This council rejected the Mahasanghikas as canonical Buddhist texts. For this reason, the council is considered historical. Very important. So let us talk about third Buddhist council 250 BC. So the third Buddhist council was held at Patliputra again in Bihar in the Magad kingdom. It was under patronage of Emperor Ashoka. So you can see the third Buddhist council presided by Mugliputra Tesha, जो कि अशोक के सबसे छोटे भाई हैं। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर में अशोक को मिलाकर पूरे भाइयों को मिलाकर it was 101, जिसमें 99 को अशोक मार देते हैं, बस एक को छोड़ते हैं क्योंकि बुद्धिज्म के जो पूरे मॉन्क थे वो है मुगलिपुत्र तिशा, जिनको उपगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, सो द एजेंडा ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज टू एनालाइज द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म एंड टू प्यूरिफाई देम। देखिए जो सेकेंड काउंसिल में हो रहा था उधर सेटलमेंट हो रहा था या प्यूरिफिकेशन हो रहा है। Ashoka sent several groups to different countries to spread Buddhism after this council. यहाँ अभिधम्म पिताका जो मुगलिपुत्र तिशा है वो बहुत ही हाई लेवल पे समझाने की कोशिश करते हैं with rules and all to monks and nuns. Fourth Buddhist Council, so ये 78 AD में हुआ है. So it was convened in Kashmir और उस टाइम एम्पर कौन थे? कनिष्का, वेरी इंपॉर्टेंट। सो कनिष्का इंडिया के थे ही नहीं, बट व्हेन ही अराइव्ड इन इंडिया तो इन्होंने यहाँ के बुद्धिज्म को देखा, समझा और बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने ऊपर उतारा, और यही थे जिनके वजह से मूर्ति पूजा शुरू हुई और बुद्धिज्म में आगे जाके और डिवीजन होने शुरू हो जाते हैं प्रैक्टिसेस की वजह से।
प्रैक्टिसेस डिफरेंट होने लगी. So you can see the fourth Buddhist council was presided over by Vasumitra and Ashoghosha. The agenda of this Buddhist council was a reconciliation of various conflicts between different schools of thought. Hinayana and Mahayana sect of Buddhism diverged after this council. Fine. So let us talk about fifth Buddhist council 1871 में ये आया है. You can see British और timeline. वैसे important starting के ये 4 है. So you can see क्योंकि ये इंडिया से related नहीं है. The fifth Buddhist council was held at Mantle in Myanmar, then called Burma. So it was under patronage of King Midon of the Kingdom Burma. The fifth Buddhist council was presided by Jagrabhivansa, Narida Bhidhaja and Sumangala Sami. So the agenda of this council was to recite करना था बस all the Buddhist learning and scrutinize them in minuscule details. So this council is largely not recognized outside Myanmar as no major Buddhist countries apart from Burma had representatives attending the council. तो उनके सिवाय कोई और कंट्री का कोई इसमें था ही नहीं, तो हर एक कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये सिर्फ म्यांमार करता है. So let us talk about 6th Buddhist Council 1954. The 5th Buddhist Council convened at Khabaya Aya in Yangon, Rangoon, Myanmar, Burma. It was under patronage of Prime Minister Ono of the Republic of Myanmar. The 6th Buddhist Council was presided by Mahashi Sayadaw and Bhantanta Vishittacha Sarabhivamsha. So the agenda of 5th Buddhist Council was to uphold and preserve the authentic Dhamma and Vinaya of Buddhism. A special Mahaprasana Guha cave, very important, एक cave बनाया गया है, was built which was similar to the cave where the first Buddhist council was held. So let us talk about schools of Buddhism. So आगे जाके जो बुद्धिज्म है वो डिवाइड हो जाती है, तो उनको अलग अलग स्कूल के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है. तो पहला है महायाना. So Mahayana, it is one of the two main school of Buddhism. एक होता है Hinayana, एक होता है Mahayana. ये कनिष्क के टाइमलाइन में ही बन चुका था, ठीक है. So Mahayana की अगर हम बात करें, it developed with individual as a center. इसमें individual को focus किया गया. It held that over and above the law of karma was law of karuna. कि कर्म से बड़ा क्या आता है? करुणा, दया, compassion. जितना होगा वही सबसे ज्यादा महान है, like that. The term Mahayana is a Sanskrit word which literally means great vehicle. देखिए ना, Mahayan means vehicle. It believes in heavenliness of Buddha and idol worship of Buddha and Buddhist Tawa, embodying Buddha nature. Very important. तो यहाँ idol worship होती है in Mahayana, ठीक है. It originated in North India and Kashmir and then spread east into Central Asia, East Asia and some areas of Southeast Asia. देखिए काफ़ी जगह स्प्रेड हुई. देखिए मूर्ति है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इसके वजह से महायाना काफ़ी ज़्यादा जगह स्प्रेड भी हुआ. Buddhist school embedded in China, Korea, Tibet and Japan belong to Mahayana tradition. Very important. So let us talk about Hinayana. Hinayana में कोई भी मूर्ति पूजा नहीं होने वाली है. जो गौतम बुद्ध ने बहुत पहले टीचिंग्स दिए ना, बस उसी वर्ड्स को संघा जो होते हैं ना, वो आगे लेकर जाएंगे, ठीक है. देखिए महायाना में हमने क्या पढ़ा? इंडिविजुअल सेंटर था, बट हिनायाना क्या होगा? हिनायाना ये होगा संघा, यानी ग्रुप ऑफ द पीपल एज असेंबली, वो सेंटर होगा. सो देखिए लिटरली लेसर व्हीकल, ऑल्सो नोन एज अबंडेंट व्हीकल और डिफेक्टिव व्हीकल. It believes in original teaching of Buddha or doctrine of elders. It developed with the Sangha as the center. Very important. Stress righteous action and the law of karma. देखिए यहाँ कर्म पे फोकस किया गया था, वहाँ क्या था? करुणा. याद रखिएगा. Scriptures are written mainly in Pali and found in Tripitakas. और महायाना में जो scriptures थी, संस्कृत वर्ड्स को ज़्यादा यूज किया गया है. So it does not believe in idol worship and tries to attain individual salvation through self-discipline and meditation. कि आपको अगर meditation करोगे और खुद के thoughts and everything eightfold path के हिसाब से ले चलोगे, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, salvation मिल जाएगा. So you can see Theravada is a Hinayana sect, very important. तो Theravada क्या है आप देख लीजिए. It is the most ancient branch of extant Buddhism today. So it remains closest to original teaching of Buddha. So Theravada Buddhism developed कहाँ हुआ है? श्रीलंका में, and subsequently spread हुआ है साउथ ईस्ट एशिया में.
So it is dominant form of a religion Cambodia, Laos, Myanmar, श्रीलंका एंड थाईलैंड. ठीक है, जो कि किसका पार्ट है? हीनयाना, यानी यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है. जो प्रीचिंग थे ना बुद्धा के ओरिजिनल प्रीचिंग, बस उसी को ही आगे क्या किया जा रहा है? कैरी फॉरवर्ड. So let us talk about Vajrayana. Vajrayana means the vehicle of thunderbolt, also known as तांत्रिक बुद्धिज्म. तो मंत्र वंत्र का यूज यहाँ ज्यादा होने लगा. वज्र तो आपको पता है ना क्या है? थंडरबॉल्ट. आप इंद्र से कनेक्ट कर सकते हो ना वज्र. So you can see this Buddhist school developed in India around 900th century. It is grounded on esoteric elements and very complex set of rituals compared to rest of Buddhist school. तो आप याद रखना, इसमें कुछ नहीं, मंत्र का यूसेज किया गया है. ठीक है. एक और बुद्धिज्म होता है zen. So it is a school of Mahayana Buddhism. तो समझ सकते हो महायाना कनेक्ट हुआ है, यानी कि मूर्ति पूजा कनेक्ट कर लो. That originated in China during the Tang dynasty as a chant school of Chinese Buddhism and later developed into various schools. So it spread to Japan in 7th century. Meditation is most distinctive feature of the Buddhist tradition. So ये स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिस्ट वर्क्स के बारे में. तो अगर हम एक मेन रीजन बताएं जो स्प्रेड हुआ है बुद्धिज्म पूरे सब कॉन्टिनेंट में, वो है लैंग्वेज. वो है पाली लैंग्वेज. आपको याद रखना है, पाली लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज था जो कॉमन पीपल डेली यूज करते थे, जो कि ऐसा संस्कृत के साथ नहीं था. संस्कृत वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू एलाइट ब्राह्मण्स. इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि बुद्धिज्म का स्प्रेड बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि उन्होंने किससे शुरू किया था? पाली लैंग्वेज. लेकिन आगे जाके भी बुद्धिज्म डिवाइड हो जाता है, क्योंकि उसमें भी आपको देखने को मिलेगा हीनयाना और महायाना ग्रुप. तो जो महायाना ग्रुप थे ना, वो संस्कृत फॉलो कर रहे थे और थोड़े से प्रैक्टिस भी अलग हो गए, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा बुद्धिज्म में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आने लगे. अगर हम बात करें लिटरेरी सोर्स ऑफ बुद्धिज्म का, तो वो है त्रिपिटका, जो हमने ऑलरेडी ब्रीफली डिस्कस कर लिया है. वो पाली में लिखा गया था. उसमें आता है सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधमन पिटका. और वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि धम्मपद, आपको ये याद रखना है, इट इज नोन एज द गीता ऑफ बुद्धिज्म. जैसे हमारे हिंदू में होते हैं ना होली बुक गीता, वैसे बुद्धिज्म का ये होली बुक है धम्मपद. सो इट इज बेसिकली क्रॉनिकल टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म. तो आपको ये याद रखना है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अश्वघोष, ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, वाज अ राइटर ऑफ बुद्ध चरित्र. तो ये बुद्ध चरित्र पूरा बुद्धिज्म के ऊपर बुक है, उसके राइटर है ये, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इससे भी याद रखना है. नेक्स्ट मिलिंदा पन्नो, ये एक बुद्धिस्ट ट्रीटीज है. ठीक है, एक्चुअली ये बहुत ही फेमस है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि क्या है कि ग्रीक के एक राजा थे मनिंदर. तो मनिंदर की मुलाकात हुई थी बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन, और इनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, कुछ क्वेश्चन आंसरिंग हुआ था बुद्धिज्म को लेकर, जिसमें आपको देखने को मिलेगा किंग मनिंदर बहुत सेटिस्फाई हुए थे, और ये धर्म के बारे में जानकर उन्होंने खुद को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया. सो ही वाज वेरी इंस्पायर्ड. ठीक है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, शून्यवादा और द थियोरी ऑफ वॉइड. तो ये प्रोपोगेट हुआ था साउथ इंडियन बुद्धिज्म फिलोसोफर नागार्जुना के थ्रू. उन्होंने लिखा है इसके बारे में मूल्य मध्यम करिका में. तो उन्होंने ये बताया कि पूरा जो वर्ल्ड है या एनीथिंग, वो जीरो से शुरू होता है, जीरो पे खत्म. दैट इज शून्यता, इज द नेचर ऑफ ऑल थिंग्स. तो आपको ये दो टर्म भी याद रखना है. फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा दो ग्रुप में कैटेगराइज होते हैं, एक को बोलते हैं उपशाखास, एक को बोलते हैं भिक्षु. उपशाखास कौन होते हैं? जो बुद्धिज्म फॉलो भी करते हैं और फैमिली के साथ रहते हैं. भिक्षुस जो होते हैं ये पूरे वर्ल्ड को रिनाउंस कर चुके हैं और सिर्फ एक साधु संत वाली लाइफ को जीते हैं बुद्धिज्म में. तो आपको ये दोनों याद रखने हैं. क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं, भिक्षुस किससे रिलेटेड है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविकास. तो इस तरीके से आपको ये टर्म याद रखने हैं. नेक्स्ट मैत्रेय, इनमें फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है. तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म जो मैत्रेय है इनका अवतार होने वाला है. ठीक है. सो इज द फ्यूचर बुद्धा, ही विल बी अ बोधिसत्व. His primary work will be to achieve absolute enlightenment and spread the knowledge of pure Dhamma. सिर्फ धम्मा के बारे में ये नॉलेज स्प्रेड करने आने वाले हैं. So according to Buddhist texts, Maitreya will be the successor of Gautam Buddha. In the entire Buddhist canonical text, reference to the prophecy about Maitreya is to be found. Almost all the Buddhist followers believe that this prediction will definitely come true. तो सबको ऐसा लगता है कि ये
होने वाला है, ये अवतार होने वाला है. Everyone are waiting for this. Next you can see in the Sanskrit canon, Maitreya Varaka, it is said that humans and even gods will worship Maitreya as a teacher of Tantra. So very important, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे factual data है इसमें. So यहाँ हम पढ़ने वाले हैं sacred shrines. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है sacred shrines. तो लुम्बिनी, बोधगया, सरनाथ, कुशीनगर, ये आपको नेपाल बिहार बॉर्डर एंड यूपी साइड देखने को मिलेंगे जगह, और ये सारे बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं. और भी सेंटर्स है जो बहुत ही फेमस है, लाइक अमरावती, नागार्जुना कोंडा आंध्र प्रदेश में, नालंदा बिहार में, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी भी है ये, जूनागढ़ वल्लभी गुजरात में, सांची बरहुट एमपी में, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में, धौलागिरी ओडिशा में, कन्नौज कौसम्बी मथुरा यूपी में, जगदाला सोमपुरी वेस्ट बंगाल में. इसके अलावा ये 5 यूनिवर्सिटी भी आपको याद रखने हैं जो आज भी हैं हमारे इंडिया में. नालंदा उदंतपुरी विक्रमशिला बिहार में, सोमपुरी वेस्ट बंगाल में, वल्लभी गुजरात में, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म के सारे चैप्टर्स एंड प्रीचिंग्स पढ़ाते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मुद्रास, तो आपको ये इमेज से ही याद हो जाएंगे. तो पहला धर्म चक्र मुद्रा, क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर, तो आपको ध्यान से देखना है. तो जो धर्म चक्र मुद्रा है ये एक्सप्रेस करता है कंटिन्यूस एनर्जी, ठीक है, सिंबलाइज करता है बाय अ व्हील या चक्र. नाम से पता चलता है धर्म चक्र. ब्रेक कर दीजिए वर्ड, आपको इजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है. तो ये व्हील या चक्र को फॉलो करता है ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर. द हैंड्स आर प्लेस्ड एट द हार्ट लेवल, आप देख सकते हो इमेज में, ठीक है, एट द हार्ट लेवल विद द थम्स एंड इंडेक्स फिंगर्स फॉर्मिंग सर्कल्स. आप देख सकते हो यहाँ, ठीक है, सर्कुलर फॉर्मेशन है, ठीक है. So you can see similar to Vitarka Mudra, the right palm faces outward and the left one faces towards the heart. The circle represent the wheel of dharma. तो बहुत ही सिंपल है. धर्म चक्र मुद्रा धर्म से रिलेटेड है, एक चक्र, ऐसे आप इसको चक्र समझ सकते हो. तो इस टाइप के फिंगर या हैंड आपको याद रहेंगे नियर टू हार्ट, ठीक है. नेक्स्ट है ध्यान मुद्रा, समझ में भी आ रहा है, ध्यान मेडिटेशन टाइप. So you can see Dhyana Mudra, also called the Samadhi Mudra, is a hand gesture that promotes the energy of meditation, deep contemplation and unity with higher energy. It is formed with upturned hands overlapping one another with the thumb slightly touching. आप देख सकते हो ना इधर इमेज में कैसे thumb slightly touched है, और ये ध्यान मुद्रा में है. The circling of energy created by this triangular shape promotes the cleansing of any impurities. तो impurities को क्लीन करने के लिए ये मुद्रा, you can see just by looking at this Buddha hand gesture, let alone practicing it, one can connect to energy of deep peace and serenity. तो peace and serenity को या meditation को connect कर सकते हो आप ध्यान मुद्रा से. So next भूमि स्पर्श मुद्रा, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं. So you can see भूमि स्पर्श मुद्रा is translated from the Sanskrit as touching the earth or calling the earth to witness the truth. यानी कि गवाही दे रहा है, लाइक एक विटनेस के फॉर्म में ये अर्थ बिहेव करेगा, ठीक है. सो उसको लेकर ही ये मुद्रा बनाई गई है. दिस मुद्रा इज ऑलवेज डिपिक्टेड विद द लेफ्ट हैंड फेसिंग अपवर्ड इन द लैप. सो वारद मुद्रा से आप कनेक्ट कर सकते हो, while the other hand points downward touching the earth. तो आप ये इमेज में देख सकते हो कि एक हाथ ऐसे है और एक हाथ नीचे अर्थ की तरफ है, कि अर्थ विटनेस है जो भी हम कर रहे हैं, सच झूठ एवरीथिंग, तो अर्थ उसका विटनेस है. फाइन. तो इसका क्या, भूमि स्पर्श मुद्रा, नाम से ही पता चलता है भूमि अर्थ से रिलेटेड है, तो याद रहेंगे. नेक्स्ट वारद मुद्रा. तो वारद मुद्रा भी थोड़ा बहुत वैसा ही है. तो वारद मुद्रा एक्सप्रेस करता है एनर्जी ऑफ कंपैशन, करुणा, लिबरेशन एंड ऑफरिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है. सो दिस मुद्रा इज मेड विद द लेफ्ट हैंड एक्सटेंडेड एंड फेसिंग डाउनवर्ड विद द palm facing out. So it is often seen in conjunction with other mudras such as the भूमि स्पर्श और अभय मुद्रा, कि ये थोड़ा बहुत अभय मुद्रा भूमि स्पर्श मुद्रा से मैच करता है, ऐसा ये दिखता है. लेकिन वारद मुद्रा बहुत ही सिंपल है कि आप कंपैशन, लिबरेशन एंड एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है. नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट करण मुद्रा. तो करण मुद्रा आप देख सकते हो ये फिंगर. So Karan Mudra expresses very powerful energy that is able to expel negative energy. यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी को ये कॉन्सेंट्रेट करता है ताकि सारे नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सके. दिस हैंड गेस्चर इज ऑल्सो कॉल्ड वार्डिंग ऑफ द इविल, ठीक है, सारे बुराइयों को हटाने का.
So you can sense a very determined, focused energy just by looking at this hand gesture. So it is made with the hand extended and fingers pointed upward, with the middle two fingers folded and the thumb touching the tip of second finger. तो आप देख सकते हो ये पूरा इमेज में ही है, आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह ये फिंगर एंड ये थंब जॉइंट है। और इसका सिर्फ एक ही आप याद रखना कारण मुद्रा का कि ये पॉजिटिव एनर्जी को एकत्र करता है, नेगेटिव एनर्जी को हटा देता है। वज्र मुद्रा, so you can see hand gesture. So this gesture denotes the fiery thunderbolt. So that symbolizes 5 elements. So याद रखना वज्र 5 elements: air, water, earth, fire and metal. It is performed with the help of right fist, left hand, forefinger, which placed by enclosing the erect forefinger of the left hand in the right fist, with the tip of right forefinger touching or curled around the tip of the left forefinger. तो मैंने कहा इमेज देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड को उन्होंने यूज किया है वज्र मुद्रा को सिंबलाइज करने के लिए। तो याद रखना आपको वज्र मुद्रा ये 5 एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं। Next, Vitarka Mudra. Vitarka Mudra, you can see, is considered as the hand gesture that evokes the energy of teaching. तो teaching से related है and intellectual discussions या arguments से related है. It is made with the palm facing outward as the chest level, with the tip of thumb touching the tip of the index finger. So it feels like the transmission of particular teaching with no words, creating a constant flow of energy and information. तो आप बस याद रखना वितारका, इसको आप किससे कनेक्ट करेंगे, टीचिंग से या इंटेलेक्चुअल पावर से। फाइन। नेक्स्ट अभया मुद्रा, डर हटाना, तो अभया। सो यू कैन सी भया इज अ संस्कृत टर्म दैट इज ट्रांसलेटेड एज फियरलेसनेस. सो अभया मुद्रा इज मेड विद द ओपन palm of the right hand extending outwards at the chest level slightly higher. If you look at this Buddha hand gesture or mudra, you will also feel the energy of protection, peace and a sense of strong deep inner security. तो एक सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी जब आप अभय मुद्रा परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट इज उत्तराबोधि मुद्रा. You can see this gesture denotes the supreme enlightenment through connecting oneself with divine universal energy. So it is performed with the help of both the hand, which place at the heart, and index finger touching and pointing upwards, and the remaining finger intertwined. So you can see intertwined finger. ठीक है, तो ये यूनिवर्सल एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए ये मुद्रा है. सो यू कैन सी अंजलि मुद्रा. सो अंजलि मुद्रा इज ऑल्सो कॉल्ड नमस्कार मुद्रा और हृदयांजलि मुद्रा दैट रिप्रेजेंट द गेस्चर ऑफ ग्रीटिंग, प्रेयर्स एंड एडोरेशन. तो आपको ये पता ही है प्रेयर का ऐसा फिंगर एंड हैंड होता है, तो इसे हम बुद्धिज्म में कौन सा मुद्रा कहते हैं, अंजलि मुद्रा. सो इट इज परफॉर्म बाय प्रेसिंग द palms of the hands together with which the hands are held at the heart chakra, with thumbs resting lightly against the sternum. So you can see the position. तो इस पोजीशन पे जो मुद्रा होती है उसे अंजलि मुद्रा कहते हैं. सो ये ग्रीटिंग ऑफ प्रेयर्स को लेकर डेडिकेटेड है. So let us talk about certain facts like Tawang Monastery, very important, which is the largest Buddhist monastery in India. ये कहाँ आपको मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में. इसको लेकर आज भी बहुत सारे इश्यू है, इसलिए चाइना बार बार अटैक करता है अरुणाचल प्रदेश में इस एरिया को लेकर. आफ्टर द पोटाला पैलेस इन लासा तिब्बत, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा तिब्बत में है और सेकंड कहाँ है, इंडिया में है, बट वो इंडिया का क्या है, फर्स्ट. सो लेट अस टॉक सर्टेन थिंग अबाउट तवांग मोनास्ट्री. तवांग मोनास्ट्री एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है. सो इट इज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. So it is also known as Galden Namgyal Latse, जिसका मतलब है celestial paradise in a clear sky. तो आप ध्यान से ये पढ़ लीजिएगा facts. So it is center of the Galak school, yellow hat of Mahayana Buddhism. तो ये किससे related है, Mahayana Buddhism से. So it was established in 1680-81 at the request of 5th Dalai Lama by his contemporary Merak Lama Lord Gyatso. So it is also popularly known as the birthplace of 6th Dalai Lama. ठीक है, so बहुत ही sacred place है ये. The monastery had to be built as a fort, as a defensive structure. This was because it is used to be denominated by Nyingma sect, that is Black Hat of Buddhism, and the Drukpas of Bhutan tried to take control of this part of Tawang. तो भूटान के टाइमलाइन में भी एक बार इस पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई है. Up until the 1914 the monastery was controlled by Tibet. देखिए पहले तिब्बत के कंट्रोल में भी था
एंड आफ्टर साइनिंग एन एग्रीमेंट इट केम अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश राज, बाद में ब्रिटिशर के पास आ गया. सो लोसार एंड थरगोया आर द टू मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मोनेस्ट्री, और आज ये जो मोनेस्ट्री वो इंडिया में है. सो लोसार इज अ 15 days लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क न्यू ईयर, वाइल थॉर्गो ये 3 days फेस्टिवल होता है इन विच ऑल द लामास ऑफ मोनेस्ट्री celebrate by making a thorgia, a pyramidal structure that created from barley flour. याद रखिएगा ये फेस्टिवल आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यू कैन सी ये तवांग मोनेस्ट्री है, तो इतना बड़ा पूरा एरिया. सो लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म. तो डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म में आपको देखने को मिलेगा 3 स्कूल, गंधारा, मथुरा, अमरावती. आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो यू कैन सी जो गंधारा स्कूल है उसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो हैवी इन्फ्लुएंस है ऑफ ग्रीक. तो याद रखना जी से गंधारा, जी से ग्रीक, तो ग्रीक आपको याद रहेगा ही. और हेलेनिस्टिक स्कल्पचर, सो इट इज नोन एज इंडो ग्रीक आर्ट. मथुरा को अगर आप देखेंगे तो इंडिजीनियस है, यानी होम का है, पूरा इंडियन है, कोई एक्सटर्नल इस पे इन्फ्लुएंस नहीं है. अमरावती भी क्या है, इंडिजीनियस है. अगर हम गंधारा में देखें मटेरियल क्या यूज किया गया है, तो द ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन को यूज किया गया है, while the later period saw the use of mud and stucco. और मथुरा में आप देख सकते हो कि रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है, वही अमरावती में व्हाइट मार्बल्स यूज किया गया है. तो वेरी इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस आपको याद रखना है, मेंस आंसर पॉइंट ऑफ व्यू भी याद रखना है. रिलीजियस इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो गंधारा में मेनली बुद्धिस्ट इमेज है, जिसमें ग्रीक एंड रोमन थोड़ा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा ही. और मथुरा में इन्फ्लुएंस तीनों रिलीजन का, हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. और अगर अमरावती की बात करें मेनली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस. अगर पैट्रोनेज की बात करें गंधारा किसके टाइमलाइन का, कुषाण. मथुरा भी कुषाण टाइमलाइन का है एंड अमरावती सतवाहना टाइमलाइन का है, तो याद रखिएगा. अगर एरिया ऑफ डेवलपमेंट की बात करें गंधारा आपको मिलेगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर में, मॉडर्न डे खंडार एरिया. और अगर हम मथुरा की बात करें तो आपको पता है शोमकान, कंखतीला, इसके साइड के पूरे एरिया है जो फेमस जैन स्कल्पचर्स के लिए भी है, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा इन यूपी. और अमरावती आपको देखने को मिलेगा नागार्जुना कोंड के आसपास का पूरा जोन. अमरावती, गोली, घंटशाला, वेंगी ये सब एक जोन में आ जाता है कृष्णा गोदावरी रिवर के पास. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट ये डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, बहुत ही इजी है. So let us talk about the reason of decline of Buddhism. अगर हम डिक्लाइन की बात करें तो बहुत सारे रीजन से कुछ हम बात कर लेते हैं. बुद्धिज्म became extinct in India by 12th century AD. Several factors are responsible for decline, जिसमें से फर्स्ट है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिस्ट संघा. याद है संघा मतलब ग्रुप ऑफ पीपल असेंबली जो प्रीच करते थे बुद्धास की सेस को, जो वो बोलते थे. So you can see the important cause of decline and fall of Buddhism was the decline of Buddhist Sangha. Sangha became center of corruption, देख सकते हैं आप. So this discipline of Vinapitaka was violated. So the viharas were dominated by ace-loving people. The monk and nuns began to lead lives of pleasure. देखिए इधर जो साधु संत थे, monks और nuns थे, थोड़े luxurious life, corrupted life को follow करने लगे, जो violate कर रहा था विनयपिटका के कुछ rules को. The Mahayanists and Hindus quarrel with each other. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज्यादा हुए, जिसकी वजह से बुद्धिज्म के काफी जो कंसेप्ट है वो रियून होने लगे. नेक्स्ट सेकेंड से रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म. ठीक है, और ये दूसरे धर्म को मौका दे दिया कि वो अपने आप को अच्छे से स्क्रीन करके प्रेजेंट कर सके. सो यू कैन सी द रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म आल्सो सर्व्ड एज अ कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म. द राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म वर सिंप्लीफाइड और इजी कर दिया गया हिंदुइज्म को. So it also incorporated Buddhist principle, उसमें वो भी था like non-violence, एक्सेप्ट किया था बुद्धास हिंदू इंकारनेशन. ठीक है, तो अवतार बना दिया गया था एज अ लॉर्ड बुद्धा को. So you can see the Gupta rulers were great patrons of Brahmanical religion and did a lot for it. So the reformed Brahmanical Hinduism was able to appeal to the people. तो जो नया अवतार आया था ब्राह्मणिज्म का या हिंदुइज्म का, बहुत सारे पीपल ने उसको एक्सेप्ट भी किया और अपील भी किया कि ये हम चाहते कि ऐसा ही रहे. नेक्स्ट यू कैन से डिवीजन बुद्धिज्म में ही होने लगे. लाइक बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स लाइक हीनायना, महायाना, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, वज्रायना, तंत्रायना,
सहज ही आईना, and ultimately lost its originality. Next you can see use of Sanskrit language, जो मैंने आपको explain किया था. The Buddhist monk gave up Pali, the language of common people. Buddha preached his teaching in Pali, which accounted for spread of Buddhism. But the Buddhist monk took up Sanskrit, the language of intellectuals, which was rarely understood by common people. So people rejected it. तो ये सारे मेन रीजन बन जाते हैं डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म के पीछे. और भी रीजन है लाइक इमेज वर्शिप होना शुरू हो गया था. महायाना बुद्धिस्ट स्टार्टेड वर्शिपिंग बुद्धा एज अ गॉड. दिस इमेज वर्शिप वाज अ क्लियर वायलेशन ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन, जो अपोज करता था क्रिटिकल राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म. स्टार्टिंग में बुद्धिज्म इसलिए तो फेमस हुआ था जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म रिचुअल्स है उसको पूरी तरह अपोज करने के लिए. बट वही चीजें आपको महायाना बुद्धिज्म में देखने को मिलेंगी. ड्यू टू इमेज वर्शिप बुद्धिज्म लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस as it led the people to believe that Buddhism is coming under the influence of Hinduism. Next you can see loss of royal patronage. With the gradual march of time, Buddhism lost the royal patronage which it received during the period of Ashok, Kanishka, Harshvardhan. पहले बड़े बड़े राजाओं ने सपोर्ट किया था, बट आगे जाके कोई ऐसे बड़े राजा नहीं थे जो सपोर्ट किए बुद्धिज्म को. सो रॉयल पैट्रोनेज बहुत हेल्प किया था बुद्धिज्म स्प्रेड करने में, बट ड्यू टू लैक ऑफ रॉयल पैट्रन बुद्धिज्म मेट एट इट्स एंड. Next you can see emergence of Rajputs. Most part of northern India were ruled by Rajputs from 8th to 12th century, who found great pleasure in fighting. They discarded the Buddhist principle of non-violence. They patronized Hinduism, which was a martial religion. So you can see the Buddhist monk feared persecution and shit from North India. So Buddhism practically disappeared from North India. You can see here. नेक्स्ट मुस्लिम के इन्वेशन होने लगे, फिर एक और धर्म आने लगा. द मुस्लिम इन्वेशन practically gave a dead blow to Buddhism in India. The riches of Buddhist viharas attracted attention of Muslim invaders. So the Buddhist viharas जहाँ वो प्रे करते थे became the target of Muslim invasion. तो मुस्लिम उधर टारगेट करके सारे वेल्थ को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए. ठीक है. The Buddhist monk couldn't resist the Muslim attack. Many Buddhist monks were killed. Some of them were converted to Islam and others fled to Nepal and Tibet and took shelter there. Ultimately, Buddhism died away in India, the land of its birth. It continued to flourish in countries beyond India for centuries. तो ये इन्वेशन की वजह से भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे वेल्थ, बुद्धिस्ट पावर सब डाउन होना स्टार्ट हो गया. Thank you for watching. Happy learning. Have a good day.